नमस्कार मित्रों, 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। कार्यक्रम लेकर आए हैं सखी सहेली। आज का दिन विज्ञान और तकनीकी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 1978 में दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था, इंग्लैंड के ओल्डहम शहर में। तो तब से ही आज के दिन को विश्व IVF दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे के रूप में भी इस दिवस को मनाया जाता है। 1978 में पहला मामला इंग्लैंड में आया था। उसके ठीक 67 दिन के बाद दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी का जो रिकॉर्ड है वो भारत के नाम दर्ज है। 1978 में ही कोलकाता के डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने दुनिया के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी का सफल परीक्षण किया था। और दोस्तों, पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जो परीक्षण का श्रेय जाता है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 52 साल के फिजिशियन रॉबर्ट एडवर्ड्स को जाता है। तब से अभी तक 80 लाख से भी ज्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी IVF तकनीक के जरिए इस दुनिया में आ चुके हैं। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि बीते कुछ सालों में पूरी दुनिया में इनफर्टिलिटी एक बहुत ही प्रमुख और कॉमन स्वास्थ्य समस्या बनकर उभरी है, जिससे बहुत ज्यादा कपल्स जो है परेशान हैं। इसकी वजह मुख्य रूप से हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा खराब खान पान है, हमारी बहुत ही कम शारीरिक एक्टिविटी है और हमारा बहुत सारा स्ट्रेस है। इन सब समस्याओं की वजह से गर्भधारण में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी एक तरह से वरदान साबित हुआ है ऐसे कपल्स के लिए। लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी का सक्सेस रेट बहुत कम होने की वजह से बहुत तकलीफों से भी गुजरना पड़ता है। तो आज इस दिवस के बहाने हम इससे जुड़े हुए मिथ और फैक्ट्स पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लता और आरुषि, और हमारी खास मेहमान और मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर गीता जैन, जो कि वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सुशीला तिवारी, राजकीय चिकित्सालय और उत्तराखंड के पहले मेडिकल कॉलेज में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो लता, आरुषि, आज हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी बातचीत हम इस मुद्दे पर कर पाएंगे। जरूर। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो मैम, विश्व IVF दिवस आज मना रही है, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स को आप ये बताएं कि ये जो तकनीक है आखिर ये है क्या, इस तकनीक में होता क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब कि जो आप बच्चा बना रहे हैं ना, बच्चा माँ की, जैसे नॉर्मली प्रेगनेंसी जो होती है वो माँ के गर्भ में होती है ना। तो जो हम बच्चा बना रहे हैं हम वो माँ के बाहर बना रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में बना रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि माँ का एग ले लिया जाता है और उसके हस्बैंड जो है उसका सीमेन ले लिया जाता है। तो हमने टेस्ट ट्यूब में उसका जो है बच्चे को बना दिया और फिर वो एम्ब्रियो जब बन जाता है उस एम्ब्रियो को फिर हम ट्रांसफर वापस डाल देते हैं उसके माँ की बच्चेदानी के अंदर। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी में बच्चा जो है माँ के अंदर नहीं बन रहा, टेस्ट ट्यूब बेबी में बच्चा जो है वो बाहर बन रहा है, मतलब वो बाहर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बन रहा है। माँ का एग ले लिया गया, अल्ट्रासाउंड द्वारा जो है हम मशीन से माँ का एग निकाल लेते हैं, उसको ओवम एस्पिरेशन बोलते हैं, और हस्बैंड का सीमेन ले लिया जाता है और उस सीमेन और एग को दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में डाल के बच्चा बनाया जाता है। और वो 3-4 दिन का जब वो एम्ब्रियो 3 से 5 दिन का एम्ब्रियो हो जाता है तो उस एम्ब्रियो को उसके यूट्रस में वापस डाल देते हैं। जी, तो इसमें यूट्रस, तो इसका जो मतलब जो पूरा फुल फॉर्म है IVF ET बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब बाहर फर्टिलाइजेशन में बाहर क्या, ET एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो को ट्रांसफर हमने क्या कर दिया माँ के अंदर। जी, तो मैम इसमें मतलब दिक्कत गर्भाशय में कोई नहीं है, बच्चेदानी में कोई दिक्कत नहीं होती है, बस फर्टिलिटी होने में दिक्कत हो रही है। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी ना बहुत ब्रॉड टर्म है। जैसे इसके जो, अगर आप पूछेंगे क्यों टेस्ट ट्यूब बेबी कराना चाहिए, कराना पड़ता है लोगों को, जैसे किसी की ट्यूब ही ब्लॉक्ड है, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो ट्यूब के अंदर होता है। अगर ट्यूब ही ब्लॉक्ड है तो जो आदमी का स्पर्म है और जो औरत का एग है वापस से मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो एग को जो है ट्यूब से होकर गुजरना पड़ता है यूट्रस से पहुंचने के लिए। फैलोपियन ट्यूब, अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो वो पहुंच ही नहीं सकता वहां पे। या जैसे PCOD अगर है मान लो, तो अंडा अच्छा सा बन ही नहीं रहा है, तो हम कृत्रिम उसने दवाइयां भी दे दी फिर भी नहीं बन पा रहा है। तो या जो एक आपने कहा ना कि यूट्रस में खराबी नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है मान लो किसी को जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस हो गई किसी लेडी को, उसकी ओवरीज ठीक है, या कई बार भगवान ऐसा कर देता है कि भगवान ने औरत को ओवरीज तो दी लेकिन यूट्रस नहीं दिया, तो उसको तो पीरियड होता ही नहीं, लेकिन भगवान ने उसे ओवरीज दे रखी हैं। उस सिंड्रोम को हम लोग MRKH बोलते हैं। रेयरली ऐसा होता है हम लोग, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं हम आपका वेजाइना बना देंगे जिससे आप हस्बैंड के संग रह सकते हैं, लेकिन आपको बच्चा नहीं होगा कभी। क्योंकि लेकिन बच्चा उस ऐसे में कैसे हो सकता है कि बच्चा हम उसके अगर ओवरीज में अगर एग हैं
तो हम ओवरीज को दवाइयों से स्टिमुलेट करके वो एग उसका स्प्रेड कर सकते हैं उसके हस्बैंड से सीमेन लेके। लेकिन फिर हमें कोई उसको सरोगेट चाहिए जिसमें वो उसको क्योंकि यूट्रस तो भगवान ने दिया ही नहीं उसको, या यूट्रस किसी वजह से उसको कैंसर हो गया, यूट्रस निकालना पड़ गया मान लीजिए, या यूट्रस में टीबी हो गई, यूट्रस के अंदर बच्चा टिक ही नहीं सकता है, तो ऐसे केस में वो उसकी माँ या कोई सरोगेट उसे मिल जाए जो उसके बच्चे को कैरी कर दे 9 महीने तक, तो वो भी टेस्ट ट्यूब बेबी का पार्ट है। तो वो उसमें सरोगेसी भी जुड़ जाएगा पर उसमें बिल्कुल। तो ऐसा फैलोपियन ट्यूब काम नहीं कर रही है इसीलिए फिर टेस्ट या अंडा अच्छा नहीं बन रहा, या अंडा अच्छा नहीं बन रहा है, ऐसा है ना, या फिर ये भी वजह है कि जैसे कि उसका हस्बैंड का जो है सीमेन बहुत अच्छा नहीं है। सीमेन में जैसे कई बार ऐसे होता है, आप देखिए हस्बैंड के सीमेन में जो पानी की जांच कराई उसमें बिल्कुल भी स्पर्म आए ही नहीं, लेकिन उसके जो है टेस्टीज के अंदर डॉक्टर ने जब स्प्रेड करके देखा टेस्टीज में 2-4 स्पर्म निकल गए। तो फिर क्या किया जाता है कि वो वाइफ का एग निकाला, अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में स्प्रेड किया, और उसके जो स्पर्म है, अब ऐसे स्प्रेड करके 2-4 ही स्पर्म निकल पाते हैं, तो उस स्पर्म को डायरेक्टली उस एग के अंदर डाल दिया जाता है नीडल के थ्रू, उसको इक्सी बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, कि स्पर्म को डायरेक्टली हमने ओवम के एग के अंदर डाल दिया और फिर वो एम्ब्रियो बन गया, तो हमने उसको माँ के अंदर उसके यूट्रस के अंदर वापस डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो इस वजह से तो ऐसा भी हो सकता है ट्यूब ब्लॉक हो, ऐसा भी हो सकता है अंडा अच्छा सा नहीं बन रहा है ना, या एंडोमेट्रियोसिस कोई बीमारी होती है उसमें नहीं हो पा रहा है, या फिर हस्बैंड का जो सीमेन है वो ही गड़बड़ है ही नहीं, सीमेन उसका अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, या 2-4 ही मिल पा रहे हैं, तो ऐसे केस में जैसे गर्भाशय में आपने उसको डाल दिया तो उसकी जैसे इसका सक्सेस रेट बहुत कम है ना, सक्सेस रेट इसका बहुत कम है, तो ऐसे मानते हैं 20 से 30%, बेस्ट सेंटर्स में भी इतना ही मानते हैं। और सक्सेस रेट उसका आईवीएफ सेंटर का अगर सक्सेस रेट आपको पूछना है तो हम उसको सक्सेस रेट कैरी होम बेबी से मानते हैं। जैसे आपने आईवीएफ कराया, टेस्ट ट्यूब बेबी कराया, आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, लेकिन वो 1 महीने बाद अबॉर्ट कर गए बच्चा, या 5 महीने बच्चा अबॉर्ट कर गया, तो उसको सक्सेस रेट नहीं मानेंगे। तो वो सक्सेस रेट बोलते कैरी होम बेबी रेट कितना है, तो आपको अगर सेंटर में आप ये पूछे कि आपका कैरी होम बेबी रेट कितना है साहब, तो उसको सक्सेस रेट हुआ कि आपके हाथ में बच्चा मिल गया, नहीं हाथ में बच्चा आ गया ना, आपके मतलब सिर्फ कंसीव करने से अबॉर्ट कर गए आप, या 6 महीने बच्चा हो गया आपका, तो बच ही नहीं पाया। क्योंकि अधिकांशतः ऐसे सुनाई देता है कि जो आईवीएफ ट्राई कर रहे थे 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, इसलिए जो सक्सेस रेट है उसका कैरी होम बेबी से लिया जाता है कि सक्सेस रेट है कि 30%, जैसे नॉर्मली 20 से 30% अच्छे सेंटर्स का माना जाता है, तो सक्सेस रेट इसका कम है। तो हम ये फिर उस महिला की गलती मानी जाती है कि मतलब कि गलती उस महिला की गलती ये मेडिकल साइंस है। देखिए बच्चा, देखिए कहते हैं ना कि अगर आपने ऐसे सुना होगा ना कि दशरथ जी ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मुझे बच्चा होगा कभी, है ना, तो बच्चा तो भगवान अगर कहेगा तभी होएगा ना, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं। इसमें क्या मैम एज, जैसे आईवीएफ के सक्सेसफुल होने के लिए एज मैटर करती है, और मतलब कितना ये है कि कितना % ऐसा होगा कि अगर हम इस पर्टिकुलर एज में, अगर हमें लग रहा है कि हम नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और इस पर्टिकुलर एज तक हम आईवीएफ कर लें, तो सक्सेस रेट एक बना रहेगा कि फिर भी वही जो आपने अभी बताया कि हम बेबी को जो है घर तक जब तक ले जाएं, वो वाला उस मोड तक हम आ पाए। देखिए आईवीएफ का सक्सेस रेट तो देखिए 20 से 30% ही है। जैसे मान लो 10 का किया, जैसे बैचेस बनते हैं यूजुअली, जैसे मान लो 10 पेशेंट्स का आईवीएफ हुआ एक दिन, तो जो उनका जो प्रेगनेंसी पॉजिटिव या 20-30% में ही आ पाएगा। और उसमें एज भी मैटर उस टाइम नहीं करती, हो सकता है 40 वाली कंसीव कर जाए और जो है 28 वाली का ना हो पाए, तो वो भी ऐसा नहीं कह सकते, तो वो दैट इज इमेटीरियल वो। लेकिन एक ये सबको पता होना चाहिए कि लेडी की, जैसे मैंने कहा ना, फर्टिलिटी बहुत जल्दी वेन करती है, 35 के बाद बहुत जल्दी डिक्लाइन करती है। बुक्स तो कहती है 30 के बाद ही डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, लेकिन 35 के तो बहुत जल्दी वेन करती है। तो जो हमारी जो इंडिया की गाइडलाइंस हैं, 42 के बाद आपका एग नहीं लिया जाएगा। अच्छा, 42 साल के बाद आपका एग नहीं लिया जाता है, वो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है, क्योंकि फिर एग खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि मतलब जेनेटिकली एबनॉर्मल बेबीज पैदा हो, तो 42 तक ही आपका एग लिया जाता है। तो इसलिए जैसे जो 38-39 वाले जो हो गए हैं, तो उनको फिर ये नहीं बहुत वेट ना करें वो लोग। अच्छा, तो उनको फिर आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। जैसे 40 पे किसी की लेट मैरिज है ना, तो ये नहीं कि 6 महीने ट्राई करके शी शुड गो फॉर आईवीएफ। देन नहीं हो रहा है तो शी शुड गो फॉर आईवीएफ, क्योंकि 42 के बाद फिर आपका एग नहीं लेंगे ना, फिर आपको डोनर एग से किया जाएगा, इसलिए। अच्छा, मतलब 42 से पहले ही हमें ये चीज कर लेनी होगी। जी बिल्कुल। मैम इसके साइड इफेक्ट भी क्या होते हैं कि जैसे साइकोलॉजिकल या इमोशनल? देखिए बहुत ज्यादा होते हैं। आपको सोचिए आप इस एक तो सबसे बड़ी बात, आईवीएफ एक बड़ा एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है ना, आपके 2-3 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, और फिर पहले ही डॉक्टर बता देता है भी सक्सेस रेट इतना है, फिर भी आप करा रहे हो, तो फेल होता है तो इमोशनल बहुत बड़ा सेटबैक होता है।
पेशेंट्स को बहुत बड़ा सेटबैक इमोशनली होता है, तो इसलिए काउंसलर भी रखा जाता है आईवीएफ सेंटर्स में जो काउंसल करता है पेशेंट्स को, है ना। और एक दूसरी बात ये है कि जैसे 42 मैंने बोला कि 42 के बाद तो हो ही नहीं पाता है, तो आपका एग नहीं लिया जाएगा, तो जैसे सक्सेस रेट कम है तो इसलिए काउंसलिंग भी आपको करी जाती है। और एक मेन रीजन ये आजकल जो लेडीज, आजकल जो इनफर्टिलिटी थोड़ी बढ़ रही है उसका ये भी ना, लड़कियां चाह रही है कि मैं पहले पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद मेरी डिग्री हो गई, अब मुझे नौकरी मिल जानी चाहिए, नौकरी मिल जाए तो नहीं अभी पीछे मेरे को प्रमोशन भी चाहिए, तो लेडीज जो है अपनी जो फर्टिलिटी को, अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन कर रही है अपने कैरियर अपनी पढ़ाई और कैरियर के पीछे, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है। तो अब आजकल उसमें फिर एक नया भी हो गया कि अब लोग कहते हैं आप जो एक फैसिलिटी और आगे कि आप एग अपना फ्रीज भी करा सकते हैं, आप एग फ्रीज करा के रख सकते हैं कल को, है ना। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जैसे अगर आईवीएफ के लिए जाते हैं तो एक आपको फैसिलिटी और ऑफर करी जाती है कि आप क्या आप एग आप फ्रीज कराओगे, अपने जो आपके एम्ब्रियोज बने हैं उनको फ्रीज कर देते हैं। तो उसमें फायदा क्या होगा कि आपको हर बार फिर एग नहीं बनाना पड़ेगा। सेकंड मान लीजिए आपकी एक साइकिल फेल हो जाती है कि आपका एक बच्चा हो गया, फिर आप 2 साल बाद चाहोगे मेरा एक बच्चा और हो गया, तो आपके अगर एम्ब्रियोज फ्रीज पड़े हैं तो वो एम्ब्रियो भी आपके उसमें डाला जाएगा, लेकिन उसके फिर थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो आपको हमेशा ये बात कर लीजिए कि हाँ आप मेरे एम्ब्रियोज फ्रीज कर दीजिएगा डॉक्टर, तो जिससे कि आपका उसमें आप कर सकते हैं, जिससे कि अगली साइकिल आप अगला अटेम्प्ट ले सकते हैं। उस टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा लेकिन आप आगे कर सकते हैं। मैम जो उत्तराखंड में सरकारी हॉस्पिटल हैं तो वहाँ पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है? नहीं, उत्तराखंड में तो नहीं है ये फैसिलिटी अवेलेबल अभी, एज ऑफ नाउ तो नहीं है, देखिए। लेकिन हाँ यूपी में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में है ये फैसिलिटी अवेलेबल, और दिल्ली में एम्स में है, और दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भी है, जो कि गवर्नमेंट सेटअप्स हैं, वहाँ अवेलेबल है। हाँ ऑफकोर्स वो पेड है, मतलब थोड़ा पेशेंट को पैसा देना पड़ता है, लेकिन कंपेयर टू प्राइवेट तो बहुत ही कम होगा ना वो पैसा। और एक यू विल बी एश्योर्ड कि आप ऑथेंटिक आपका काम होगा। सरकारी में आपको ये मिलेगा कि हाँ मेरा एग लिया तो मेरी, और या अगर जैसे अगर सरकारी में करेंगे तो आपको बताएंगे कि भाई आपके एग से नहीं कर रहे, डोनर एग से कर रहे हैं या डोनर सीमेन से कर रहे हैं। तो अब सरकारी में बहुत ट्रांसपेरेंट होगा काम, मतलब वैसे तो हर जगह ही ट्रांसपेरेंट ही होता है, लेकिन सरकारी में थोड़ा रेट कम हो जाएंगे तो पेशेंट को जो है अफोर्डेबल ज्यादा हो जाएगा आपको, है ना। ये वाली बात है। कई बार डोनर भी, मतलब कई बार हस्बैंड का न लेकर किसी डोनर का भी क्या लिया जाता है? हाँ डोनर का, अगर मान लो हस्बैंड को कोई ऐसी बीमारी है, जैसे मान लो हस्बैंड को कैंसर है, या हस्बैंड की जैसे मैंने बताया कि उसके सीमेन में स्पर्म है ही नहीं, तो लेकिन डोनर में आप कंसेंट दोगे, हस्बैंड की वाइफ और हस्बैंड दोनों कंसेंट देंगे कि हाँ भाई हम डोनर एग के लिए या हम डोनर सीमेन के लिए हम तैयार हैं। उसके बाद ही और सीमेन के भी बैंक्स होते हैं, सीमेन बैंक्स होते हैं, तो आप उसमें बोल लोगे कि भाई हाँ, जैसे आप कहोगे कि भाई हाँ नहीं डॉक्टर होना चाहिए, आप कहोगे नहीं इंजीनियर चाहिए, या मुझे आर्मी वाला बंदा चाहिए, गोरे रंग का होना चाहिए, ये इसका हाइट है, तो उसमें जो सीमेन बैंक जो कलेक्ट करते हैं तो उसमें वो लिखा होता है, रिकॉर्ड विकी डोनर मूवी में। हाँ वो ऐसा नहीं होता है, विकी डोनर वाला नहीं, वो नहीं होता, वो तो एक ही वो दिखा देते चले जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो हाँ, उसमें हेल्दी जनरली लोगों की जो चॉइसेस होती है उनकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग फिर उनको हाँ, जैसे कोई पहाड़ी है तो वही यही चाहेगा, जैसे कि मान आप ये नहीं चाहोगे कि जो पहाड़ी है कि मेरे जैसा ही लगे ना, ऐसा नहीं कि पैदा कोई नेपाली जैसा चिकिया वैसा हो जाए पैदा, तो हर कोई चाहेगा मेरी कम्युनिटी में मेरे वैसा ही मिल जाए मुझे, ये वाली बात है ना। हालांकि ये बहुत छोटे शहरों तक तो भी मतलब बहुत नामुमकिन सा है, दिल्ली बड़े शहरों में थोड़ा नहीं यहाँ पे तो होने लग गया, जैसे यहाँ पे हल्द्वानी में प्राइवेट सेंटर्स में काफी जगह हो रहा है ये। तो ऐसा नहीं डोनर के थ्रू मतलब ये सब भी हो रहा है। डोनर वो सीमेन बैंक से वो लोग मंगा लेते होंगे, डोनर के थ्रू भी हो रहा है, दोनों के हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम जैसे हमारी जो फर्टिलिटी होती है वो हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे डाइट, इन सब से भी मतलब उस पर कोई इम्पेक्ट पड़ रहा होता है। और आईवीएफ की सक्सेस रेट, मतलब आईवीएफ कितना सक्सेसफुल होगा उसके लिए भी क्या हमारी लाइफ स्टाइल और डाइट कोई मतलब इनका कोई वो है कनेक्शन? बिल्कुल कनेक्शन है। जैसे अगर आप बहुत, अगर इफ यूर अ स्मोकर या आप एल्कोहलिक हो तो ऑब्वियसली आपकी फर्टिलिटी पे उससे फर्क पड़ेगा। अच्छा, मतलब जैसे कि आपने गर्भाशय में उसको इम्प्लांट कर दिया, उसके बाद उस महिला को अपना तमाम सारी ख्याल रखना। जैसे आप सोचे प्रेग्नेंट जब हो जाती तो माँ बाप या सब लोग सास ससुर कितना ध्यान रखते हैं, ये मत खाओ, बाहर मत जाओ, तेज मत भागो, तेज मत चलो, है ना। तो ये सब तो वही सब बातें तो वो तो ध्यान आपको रखनी ही पड़ेगी। और अगर अब आप ऐसे सोच लीजिए ना कि एक फूल जो है, जैसे आपने
एक बाहर ऐसी गार्डन में, बाहर ऐसी जंगल में ही हो रहा है और आप उसे गमले में लगाते हैं तो आप उसे प्रॉपर टाइम पे खाद भी दोगे, पानी भी डालोगे, वरना मुरझा जाता है वो। तो जैसे आईवीएफ बेबी है, एक तो भगवान ने दिया, वो तो नेचुरल कंसेप्शन है ना, और एक आईवीएफ वाला बेबी है तो उसको थोड़ा प्रिकॉशन आपको ज्यादा, इंजेक्शन भी, उसका ट्रीटमेंट पूरा नॉर्मली ट्रीटमेंट ज्यादा चलेगा, ज्यादा इंजेक्शन ज्यादा। तो आपके पास रोजाना जैसे आप इतना पेशेंट देखती हैं ओपीडी में, तो कितने पेशेंट आते हैं जो कि डिमांड करते हैं आईवीएफ की, जिनको जरूरत होती है? पेशेंट तो इनफर्टिलिटी तो ऑन द राइज है, पेशेंट्स तो आते हैं, लेकिन एक्चुअली ये वाली बात है, अगर आपको पता है हाँ यहाँ नहीं हो रहा है आईवीएफ, तो आपको पता ही, तो फिर आप आना भी नहीं चाहोगे ना, आपको पता है कि भाई यहाँ तो होता ही नहीं है। तो ये वाली बात सबसे है। बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पर, क्या आप लोगों ने कभी डिमांड नहीं की कि इसका सेंटर खोला जाए? नहीं, हमने डिमांड कई बार बड़ा करी सेटअप है। चाहिए इसके लिए, कितना खर्चा चाहिए? सेटअप तो बहुत बड़ा सेटअप भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ खर्चा गवर्नमेंट की से परमिशन मिलेगी तभी हम लोग सेटअप लगा सकते हैं, कि गवर्नमेंट की एडेड ही सेटअप लगता है, इसलिए वैसे ही हम लोग लगा सकते हैं। हैं तो क्या इनफर्टिलिटी के लिए अलग से स्पेशलाइजेशन वगैरह होता है? हाँ नहीं, लेकिन हाँ उसमें ये कि ज्यादातर लोग ट्रेनिंग करके, जैसे थोड़े दिन की ट्रेनिंग करके, कोई 15 दिन 6 महीने की ट्रेनिंग करके तो उसको स्टार्ट कर दिया जाता है यूजुअली। और अगर जब फर्टिलिटी लैब जब लोग स्टार्ट करते हैं तो वो लोग थोड़े दिन वो लोग आपकी हेल्प करते हैं, तो उसके बाद फिर आप लोग खुद करने लग जाते हो ऐसे। जी। क्योंकि एमएस की जो डिग्री होती है वो फुल सफिशिएंट है, तो आप कर सकते हो उसको। मैम एक प्रश्न मेरा है कि कई जो महिलाएं हैं वो चाहती नहीं है कि बच्चा वो पैदा करें, तो उसका भी उनके हेल्थ पे कोई असर पड़ता है? नहीं, आपकी मर्जी है, वो इट इज योर चॉइस। अच्छा, उसका कोई वो नहीं। इसका कोई और असर नहीं जब हम आईवीएफ की बात कर रहे हैं, बस एक ये कहते हैं, जैसे ये कि मतलब पर ये भी जरूरी नहीं है, पर ऐसा कहते हैं कि जिस यूट्रस को जो है प्रेग्नेंट होने का चांस नहीं मिला, तो वो यूट्रस, क्योंकि यूट्रस की टेंडेंसी है बड़ा होना उसको जो तो वो कहते हैं कि वो उसमें फाइब्रॉइड थोड़ा कहते हैं बन जाता है, बच्चे यानी कि रसौली बन सकती है ना। तो वो कहते हैं कि फाइब्रॉइड्स जो हैं वो मतलब वर्च्यू की वजह से हो रहे हैं प्रेगनेंसी, तो सिन एक तरह से ऐसे कहते हैं। तो यूट्रस को ग्रो करने का टाइम नहीं मिला तो वो फिर फाइब्रॉइड बनाता है, बना सकता है, मतलब सकता है, जरूरी नहीं सबको ऐसा। हाँ मैम, जैसे हम आईवीएफ की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो भी कपल है वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो, तो ये मैं मतलब ये ट्रैक से बाहर जा रही है ये बात, पर क्या जो बच्चे को गोद लेने वाली जो प्रक्रिया है, तो वो ज्यादा बेहतर उसको आप वो आप करते हैं वो कि आप- नहीं करते हैं? वो आपकी चॉइस है, वो आपकी मतलब आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनका थोड़ा और इस तरह का रहता है कि चलो कोई बात नहीं, इतना क्या टेंशन लेना, गोद ले लेंगे। बहुत लोग ऐसा गोद भी ले लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग अगर गोद ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गोद लेने का कानून भी बहुत काफी सख्त है, वो आसानी से मिलता नहीं है बच्चा, तो आपको अप्लाई करना पड़ता है। वो आपकी दोनों की एज कैलकुलेट होती है, जैसे अब गवर्नमेंट ने पहले 90 थे, गवर्नमेंट ने 100 कर दिए। हस्बैंड वाइफ की कंबाइंड एज जो है 100 होनी चाहिए। अगर 100 से ज्यादा है तो फिर आपको बच्चा सरकार गोद नहीं देती है आसानी से, है ना। तो गोद लेने की प्रक्रिया भी आसान नहीं है एक बात, लेकिन हाँ आप अब ये आपका ऑप्शन है कि आप टेस्ट बेबी की तरफ जाना चाहते हैं या आप गोद ले लें। वो तो ज्यादा मतलब आप सोचिए, टेस्ट बेबी जो है कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। आपको अस्पताल हर रोज जाना पड़ेगा, हर रोज इंजेक्शन लगेंगे, हर रोज अल्ट्रासाउंड होंगे, है ना। फिर आपको मन में ये डर, इतना पैसा भी खर्चा, पता नहीं पॉजिटिव होएगा, वो सक्सेस होगा या नहीं होगा। और अगर गोद ले लिया तो एक तो उस बच्चे का जीवन बन गया एक तरह से, है ना। और तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, हाँ, बहुत जिनको जरूरत है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन। मुझे लगता है चलते चलते एक बहुत अच्छा संदेश इस सवाल से भी गया है कि हम क्यों इतना माथापच्ची कर रहे हैं कई बार, है ना। क्यों ना हम बच्चा गोद इतना लोगों में क्यों रहे कि मेरा ही खून, मेरा ही चीजें आगे। सही बात है। ये तो आज की तारीख में कौन जानता है कि क्या कहते हैं आप, क्या गांधी जी के बेटे को कौन जानता है? कोई जानता है? कोई भी नहीं जानता। तो क्या नाम है ना, जिन्ना के बच्चों को कौन जानता है? कोई नहीं जानता है ये। तो हम कहते मैं, मेरा वंश, मेरा खून, कुछ नहीं होता। कई बार मैं देखती हूँ ना कि महिलाएं खुद को इतना टॉर्चर कर लेती हैं, अगर वो ट्रीटमेंट भी करा रही हैं तो वो इतना टॉर्चर खुद को कर लेती हैं। सही बात है। तो उतनी ही ताकत से वो किसी जरूरतमंद बच्चे को अगर हम पाल लें, एक्चुअली पर ये वाली बात है ना कि ये डिसीजन उस वाइफ का ही नहीं हो सकता, वो कपल का डिसीजन है, और फिर वो फैमिली का भी डिसीजन है ना, तो फैमिली का भी है ना, उसके इन-लॉज और उसके पेरेंट्स भी तो इन्वॉल्व हैं, तो वो अकेली वाइफ का तो डिसीजन है ही नहीं। तो वो तो कपल का हस्बैंड भी सपोर्टिंग होना चाहिए, तभी वो गोद ले सकते हैं। जैसे कि आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली हो रही है उसमें कई बार डिसीजन जो है वो पति पत्नी ही ले रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा पूछते नहीं है उन लोगों को, क्योंकि उनके डिसीजन बहुत ज्यादा फ्यूडल या उस तरह के कंजर्वेटिव सोच के होते हैं ना।
लेकिन एक दिक्कत ये है कि जैसे कई बार मांझपन जब महिलाओं में होता है ना, तो वो महिला कितना टॉर्चर फील करती है। मुझे हाल में एक महिला मिली, बीएड वो कर रही थी, उसने कहा कि अब मैं लिटरली मंदिर की तरफ जाती ही नहीं हूँ। मैं जब मंदिर में जाने लगती तो मुझे गिल्ट सा फील होता है कि मैं बांझ हूँ और मैं मंदिर में जाके कहीं मंदिर को मतलब क्योंकि सोसाइटी ऐसे सोच रही है, तो वो मेंटली मतलब उसको काउंसलिंग की जरूरत थी प्रॉपर। तो ऐसी और भी बहुत सारी महिलाएं होंगी जिनको समाज बार बार बांझ बांझ कह करके सुबह सुबह उसका मुंह देख लिया या ऐसे जो भी जुमले हैं, तो ये भी एक बड़ा दिक्कत तो है ही ना। और जीवन भर उसी चीज को लेके हम चल रहे हैं, तो हम लोग मतलब हम साइकोलॉजिकली हम लोग इतने वीक हो जा रहे हैं, मतलब हम तैयार ही नहीं है उन सब चीजों के लिए। और सोसाइटी नहीं, अब आप ऐसे सोचो, हमारी जो प्रेसिडेंट है आज की तारीख में, द्रौपदी मुर्मू जो है, तो आप सोचिए उनकी शी हैज लॉस्ट हर 3 sons एंड हर हस्बैंड। आप ये सोचिए। बिल्कुल। तो इस भगवान ने सब कुछ देते हुए भी, लेकिन फिर भी आप सोचिए उसने हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। उसके बाद इतने बड़े पद पे वो आसीन है और इतनी हम्बल है। आप ये सोचिए, तो मतलब फिर ऐसे कि हमें ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगी कि भाई अब जो भगवान किसी किसी को बच्चेदानी ही नहीं देता। अब पर लेकिन इंसान ने इसका ही विकल्प वो बात ही हो ही रही है, तो साइंस इतना आगे बढ़ गई है, तो अब नहीं भगवान किसी को बच्चेदानी नहीं, लड़की ही है वो, लेकिन भगवान ने बच्चेदानी नहीं दी। तो लेकिन अब क्या हो गया, हम उसका यूट्रस भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और अगर उसकी माँ या कोई इसका रिलेटिव यूट्रस दे दे तो हम यूट्रस भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो आज की तारीख में हम ओवरी भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यूट्रस भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जैसे इंडिया में हो चुका है, इंडिया में भी हो चुका है, इंडिया बॉम्बे में हो चुका है। अच्छा, तो मैम चलते चलते हमारी जो बहनें हमें सुन रही है उनके लिए एक मैसेज कि अगर बांझपन है, अगर नहीं हो पा रहा कंसीव, तो उनकी फैमिलीज के लिए आपका कोई मैसेज आप दें। तो आप लोग गोद भी ले सकते हैं, और केवल बच्चे, जैसे अभी एक सवाल मैडम ने भी करा था कि कुछ लोग बच्चे करना ही नहीं चाहते है ना, और जो हम लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा वंश चलेगा, तो वंश किसने देखा, कौन जान रहा है आपको कल को, है ना। आप सोचिए गांधी जी के आज बच्चों को कोई जानता है? कोई भी नहीं जानता है ना। सुभाष चंद्र बोस के प्रोफेसर हैं जानने वाली मेरी, तो उनको कुछ ऐसी बच्चेदानी की बहुत खतरनाक बीमारी हुई, तो डॉक्टर का पहला ही कहना था कि अरे अब आप बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। मतलब उसके लिए जान बचाना प्रायोरिटी नहीं हो रहा था, उसके लिए ये प्रायोरिटी हो रहा था डॉक्टर के लिए कि बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो वो जोर दे रही थी कि किसी तरह आप बच्चा कर लो, तो वो चाह रही थी कि भाई मैं सकुशल रहूं, बच्चा हो ना हो कोई बात नहीं। तो लड़कियां आज जो आत्मनिर्भर है वो इस तरीके से सोच रही है कि भाई अपनी लाइफ पहले चाहिए। और मेन बात है ना, आजकल जैसे आप एग फ्रीजिंग का ऑप्शन है आपके पास। मान लीजिए आपको अंडेदानी, आपको बच्चे का कैंसर हो गई, तो आप अपने एग फ्रीज करा सकते हो आप, है ना। तो आप उसके फिर कल को आप सरोगेसी के थ्रू आप बच्चा पैदा कर सकते हो, है ना। तो फिर ऐसा नहीं है कि केवल एक ही ऑप्शन है कि भाई, कई सारे ऐसे लोग होते हैं अपने एग फ्रीज करा लेते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आप बच्चा, जैसे आपने ऐसा भी सुना होगा कि उसका जैसे शादी हो गई, अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड की डेथ हो गई, तो ऊपर उसने उसका सीमेन प्रिजर्व करा रखा था, तो उससे उसने उसी का बच्चा फिर करा। ऐसे भी इंसिडेंट्स आपको सुनने को मिलेंगे। तो लेकिन ये तमाम सारी जुगतें जो है ना, जो जुगाड़ है, मुझे लगता है कि ये सारी उसी मानसिकता को प्रोवोक करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि हम जो है हमारा वंश और हम, और ये सब कहीं ना कहीं लेकिन आजकल ऐसा भी हो रहा है कि अगर मतलब बच्चा ही एंड नहीं है, जैसे ये बात है कि अब तो जैसे अब आपने जो टर्म सुनी होगी ना कि एक तो क्या कहते हैं डिस्क, डबल इनकम सिंगल किड्स, एक डिंक है डबल इनकम नो किड्स। तो ऐसा नहीं है कि अब नहीं चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए कि क्या हो जाएगा, मेरा वंश तो बनना नहीं है, बढ़ना नहीं है, तो लोग ऐसा भी सोच रहे हैं। तो डिंक और डिस्क भी आ गया है कि भाई डबल इनकम है लेकिन किड्स नहीं है, नो किड्स नहीं चाहिए। तो वैसा हम लोग नहीं करेंगे कि वही औरतें इतना ज्यादा वो करें। हर तरह के लोग हैं, हर तरह के हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई बच्चा पैदा करना ही मेरा अल्टीमेट एम है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है, और भी दुनिया। तो ये वाली सोच अब थोड़ा बढ़ रही है महानगरों की तरफ हम देखें। और अभी तो जनसंख्या पर भी बहुत सारी बहस हो रही है कि फ्यूचर में चाइना में तो जो है जनसंख्या के लिए, औरतों के लिए बहुत सारी स्कीम्स आ गई कि आप बच्चा पैदा कर दीजिए तो आपको लोन मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो कहीं ऐसी स्थितियां भारत में भी ना आए। तो बहुत अच्छा लगा आज की चर्चा, हम लोगों ने अच्छा किया। आज जो टेस्ट ट्यूब बेबी के बहाने, इस दिवस के बहाने इतनी अच्छी चर्चा हो गई। तो हम अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त बांटने के लिए हमारे श्रोताओं के साथ। थैंक यू मैम। जी। तो इसी के साथ मैं सुनीता भास्कर, मैं डॉक्टर लता, मैं आरुषि को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।